Once again, here comes Saurav Kumar, and welcome to Spect Vision technical classes. And it will be, it is really good that we are able to find you. A good amount of crowd is here. So thanks for all, and let's start with the topic, that is operating system. एंड इन ऑपरेटिंग सिस्टम वी वर डूइंग इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी कुछ जो है किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल है दूसरे जितने भी आपके जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उसके कंपैरिजन में। ये भी हमने देखा कि सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या हैं, ये भी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हैं। तो वो हर चीज़ आज हम लोगों ने अभी तक किया हुआ है। इसके आगे जो हमें करना है वो है अब फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एल्गोरिदम से पहले फ्लो चार्ट से पहले हमें एल्गोरिदम करना होगा। एल्गोरिदम चूँकि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ताकि हम लोग उसके आगे फ्लो चार्ट बना सके, या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग जो है कोई प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो लेट्स मूव टू द algorithm. In an algorithm is a step by step procedure to solve a particular problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एल्गोरिदम एक बेसिक चीज़ है। अब आपको मैं बता दूं कि एल्गोरिदम क्यों इतना बेसिक है बट इतना ज़रूरी क्यों है। होता क्या है कि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के दौरान क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारी सोच है वो कभी नहीं बदलती। प्रोग्रामिंग केवल लैंग्वेज बदलता है। एग्जाम्पल, अगर लैंग्वेज की बातें करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, ये सब लैंग्वेज डिफरेंट है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। लेकिन अगर जो मुझे सोच कर बोलना है वो तमिल में भी वही चीज़ बोलूँगा, मैं हिंदी में भी वही चीज़ बोलूँगा और इंग्लिश में भी वही चीज़ बोलूँगा। तो जो सोच है वो कभी नहीं बदलती। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेजेस वी कैन हैव द सेम थियरी और थियरी बिहाइंड एनी प्रोग्राम। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका एल्गोरिदम बनाते हैं। तो एल्गोरिदम जो है वो किसी भी लैंग्वेज का सेम ही होता है, वो किसी भी लैंग्वेज के लिए होता है, ना कि किसी लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। तो ध्यान रखिएगा, एल्गोरिदम हमेशा किसी न किसी लैंग्वेज के लिए होता है, और अगर किसी न किसी लैंग्वेज के लिए है तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताएगा, हमेशा दिखाएगा कि कौन कौन से काम इसमें किए जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिएगा कि एल्गोरिदम मैंने बताया है कि इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ सोल्यूशन दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट. It is essential to have a strong understanding of algorithm in C to create efficient programs. अब देखिए C क्यों है, आपको C क्यों पढ़ना है, वो इसलिए क्योंकि C एक बेसिक लैंग्वेज है, और ये बेसिक लैंग्वेज सबके लिए बेसिक है। जैसे C++ के लिए बेसिक है, जावा के लिए बेसिक है, डिफरेंट जितने भी लैंग्वेजेस VB या .NET वगैरह जितना भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसमें C जो है एक बेसिक लैंग्वेज है। और ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर से जब हम लोग C सीख लेते हैं तो होता क्या है कि जो हमारी सोच है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और ताकि हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स कर सकें। एक बार हमने C में प्रोग्रामिंग कर ली तो हमारी सोच बन गई। अब यहाँ पर से, अब जैसे मान लिया कि मेरा नाम सौरव कुमार है, तो उसी चीज़ को अंग्रेजी में अगर बोलेंगे माय नेम इज़ सौरव कुमार, तो दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन सोच क्या है कि वही मेरा नाम सौरव कुमार है, राइट। तो आपका जो सोच होगा वो कभी नहीं बदलने जा रहा है। एल्गोरिदम हमें यही बताता है, एल्गोरिदम हमें यही सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे देखिएगा कि ये अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है वो किसके रिलेटेड है, एल्गोरिदम्स इन सी पर रिलेटेड है। क्रिएट एफिशिएंट प्रोग्राम्स, क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, ताकि एक अच्छा से अच्छा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हम जान सके, कॉन्सेप्ट हम बना सकें,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसको एल्गोरिदम के दिए गए हैं। एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये एक वेल डिफाइंड इनपुट है। वेल डिफाइंड इनपुट का मतलब क्या होता है कि जो भी हम इनपुट देंगे दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। मतलब ये कि अगर हमने इनपुट दिया कुछ तो दैट शुड क्रिएट सम आउटपुट, उसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए आउटपुट से रिलेटेड। मतलब आउटपुट जो निकलेगा, हमने जो इनपुट दिया है उसकी कोई टेंडेंसी होनी चाहिए ताकि वहाँ उस आउटपुट तक हम पहुँच पाएँ। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड इनपुट्स चाहिए ऑब्वियसली। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, मतलब कि आपका जो राइटिंग है, जो भी आप लिख रहे हैं प्रोग्राम में, जो एल्गोरिदम लिख रहे हैं, उसका एक फोकस होना चाहिए। जो फोकस है वो एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो आउटपुट है वो है क्या, और जो हम इनपुट के जरिए डाल रहे हैं वो क्या है, और जो हमारा प्रोसेसिंग होगा वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारा जो ये जो प्रोग्राम हमें देगा या फिर हमारा एल्गोरिदम जो हमें आउटपुट देगा वो क्या देगा और किस तरीके से हम लोग आउटपुट तक पहुंचेंगे। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि जो लैंग्वेज, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी न किसी लैंग्वेज पर आधारित एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम इज़ फ्री ऑफ लैंग्वेज। ये एक सोच है, ये एक हमारी जो लिखने की प्रक्रिया है, जो एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर बोलते हैं वो है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दिक्कत इसमें ज़्यादा है, कोई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको हर एक तरह के लैंग्वेज इसमें नहीं सीखनी है। इसमें क्या करना है आपको, एक सी लैंग्वेज है, उसका बेसिक लैंग्वेज जो सी बोलते हैं वो है, और उस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एल्गोरिदम को लिख लेते हैं। तो ये एल्गोरिदम ऐसा नहीं है कि सी पर भी डिपेंडेंट है, सी इज़ अ लैंग्वेज, लेकिन सी लैंग्वेज पर ये डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। किसी न किसी लैंग्वेज को तो हमें लिखना है ना, जैसे मान लिया इंग्लिश भी लिखना है तो हमें अल्फ़ाबेट्स तो आनी चाहिए ना। तो वो दैट इज़ व्हाट इज़ ओवर हियर कि अंग्रेजी लिखना है तो अंग्रेजी आनी चाहिए, हिंदी लिखना है तो हिंदी आनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे का जो बेसिक सोच है वो कहीं नहीं जा रही, वो नहीं बदलने वाली है। ठीक है, तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। वेल डिफाइंड आउटपुट्स, ऑब्वियसली जब इनपुट हम वेल डिफाइंड देंगे तो आउटपुट भी हमारा भाई सही आना चाहिए। तो दैट इज़ ट्रू कि आप वेल डिफाइंड इनपुट्स दे रहे हैं सो एज टू गेन वेल डिफाइंड आउटपुट्स। नेक्स्ट इज फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस क्या है? फाइनाइटनेस का मतलब ये होता है कि किसी भी ऐसा फाइनाइट इनफाइनाइट लूप में नहीं फंस जाना है। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि हमने एल्गोरिदम शुरू किया और वो एल्गोरिदम ख़त्म हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको आपका एल्गोरिदम कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए, है ना। उसको ऐसा बनाना है कि वो रुक जाए, वो बंद हो, ऐसा नहीं कि वो बंद ही ना हो। तो पता चलेगा कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो भी बंद नहीं हो रहा है। जब एक बार प्रोग्राम रन किया तो वो प्रोग्राम रन ही हो रहा है। फोर्सफुली हमें जो है उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली हमें जो है उसको बंद करना पड़ेगा। तो ये ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन एज फाइनाइटनेस। नाउ इट इज़ फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या है कि एल्गोरिदम बहुत ही फिजिबल चीज़ है। फिजिबल कहने का मतलब कि जब भी हम एल्गोरिदम लिखें तो जो उसका आउटपुट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन वो आउटपुट निकालने में हमारी मदद करे। हमें सी लैंग्वेज में, हमें C++ लैंग्वेज में, जावा में लिखने में हमारी मदद होनी चाहिए। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड एज दैट इट इज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो इसका ध्यान में रखेंगे, ये फिजिबल हो। इन सभी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। The algorithm should be unambiguous. Each of its step should be clear in all aspects. सारे steps बिल्कुल clear होने चाहिए। ठीक है। Well defined inputs कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितना भी inputs हम दे रहे हैं वो बिल्कुल clear होना चाहिए। जैसे if an algorithm says to take inputs, it should be well defined inputs, है ना।
इट मे और मे नॉट टेक इनपुट, वो इनपुट ले भी सकता है, इनपुट नहीं भी ले सकता है, लेकिन जब लेगा, जब इनपुट हम देंगे तो वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, वेल डिफाइंड आउटपुट्स, द एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड what output will be yielded and should be well defined as well। मतलब जो आउटपुट क्या आएगा वो बिल्कुल पता होना चाहिए हमें कि आउटपुट इस तरीके का आना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम इनपुट देते हैं, और इसीलिए जो है ये वेल डिफाइंड आउटपुट लिखा गया है। और ये एक कम से कम इसमें ध्यान रखिएगा कि भैया अगर हमने कोई इनपुट दिया है तो इसका कोई ना कोई कम से कम एक आउटपुट तो होना चाहिए, है ना। तो ये एक आउटपुट देखिए, एटलीस्ट इट शुड प्रोड्यूस वन आउटपुट। नेक्स्ट, फिजिबल, द एल्गोरिदम मस्ट बी सिंपल, जेनेरिक एंड प्रैक्टिकल। मतलब जो एल्गोरिदम है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स ना करें, इसको आसान सा रखें, यूज़र फ्रेंडली रखें, ईजिली अंडरस्टैंडेबल रखें ताकि सबके समझ में आए। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे, जब हम लोग एल्गोरिदम अभी क्रिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ ये किस तरीके से काम करता है, बड़ा आसान होता है और ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। तो एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर जो है वही चीज़ें कही जा रही है कि हम लोग एल्गोरिदम को क्या रखेंगे, सिंपल रखेंगे, जेनरिक रखेंगे एंड प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है? प्रैक्टिकल अप्रोच कहने का मतलब सच दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब जितनी भी रिसोर्सेज दी गई हैं उसके अनुसार ही उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अनुसार ही जो है वो रन करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल हो, जेनरिक हो एंड प्रैक्टिकल हो। तो ये चीज़ें जो है फिजिबिलिटी कहलाती है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एल्गोरिदम उस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो। अब यहाँ पर देखिए, द एल्गोरिदम डिज़ाइन मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, दैट इज इट मस्ट बी जस्ट प्लेन इंस्ट्रक्शंस। मतलब ये कुछ ऐसे प्लेन इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए ताकि वो आराम से जो है किसी न कोई लैंग्वेज पे आधारित ना हो। किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा जाए तो उसको ये एल्गोरिदम हेल्प कर पाए, है ना। Instructions that can be implemented in any language and yet the output will be the same as expected। मतलब अगर मान लिया मैं C में प्रोग्राम लिखूं, मैं C++ में प्रोग्राम लिखूं, तो सभी में आउटपुट एक ही आएगा। इस तरीके से हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे कि सारे लैंग्वेज के लिए ये हेल्पफुल हो पाए, है ना। नेक्स्ट, फाइनाइटनेस, एन एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब वही मैंने कहा कि इसका एंडिंग होना चाहिए, इसका फाइनाइटनेस होना चाहिए, ताकि क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप जब भी इसको लिखेंगे तो भाई कहीं ना कहीं वो एक स्टॉप होगा, तो जा कर के हमें समझ आएगा कि भैया अब ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब इसका आउटपुट आएगा। अगर प्रोग्राम चलता रह गया, एल्गोरिदम चलता ही रह गया, तो भैया आउटपुट देगा क्या? आउटपुट तो दे ही नहीं पाएगा। इसलिए जो है ये फाइनाइटनेस होना अति आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये कई बार हम लोग लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो लूपिंग का इस्तेमाल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो है आपका लूप में घुस जाए और वो लूप चलता ही रहे, सर्कल चलता ही रहे, सर्कल चलता ही रहे और कभी अनएंडिंग लूप में ना घुस जाए। वो लूप में जाए बट वो लूप कभी ना कभी ख़त्म होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे कंडीशंस लगाएंगे लूप में ताकि वो ख़त्म हो, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप्स और रिकर्सिव फंक्शंस विदाउट बेस कंडीशन डू नॉट पोजेस फाइनाइटनेस। तो ये चीज़ है कि अगर मान लिया इनफाइनाइट लूप में घुस जाता है, इनफाइनाइट लूप में हमारा एल्गोरिदम चल रहा है, तो हमें वो फाइनाइटनेस नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम। कुछ एल्गोरिदम के प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें जानने चाहिए। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम। ऑब्वियसली अगर टर्मिनेट करेगा तभी तो हम लोगों के पास आउटपुट का कोई आसार नज़र आएगा। इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। ऑब्वियसली अगर मान लिया कि कोई आउटपुट हो ही नहीं तो हम लोग अनायास हवा में तीर क्यों मारेंगे, है ना। किसी न किसी आउटपुट को गेन करने के लिए ही तो हम इनपुट बना रहे हैं और हम लोग इस तरीके का एल्गोरिदम लिख रहे हैं। इट शुड टेक अ 0 और मोर इनपुट। मतलब कम से कम एक इनपुट या बिना इनपुट के हो लेकिन कुछ ना कुछ आउटपुट दे। अगर हमारा कुछ ना कुछ आउटपुट देगा तो ही हमारा जो है एल्गोरिदम बनाना साकार होगा, है ना।
तो ये चीज़ें हैं। इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक, मीन्स गिविंग द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट। अब मान लिया कि हमने इनपुट दिया है, तो अभी जो आउटपुट आएगा वो कुछ और हो, और फिर थोड़ी देर बाद अगर आउटपुट आएगा तो वो कुछ और हो। ये नहीं होना चाहिए। जितनी बार भी हम प्रोग्राम रन करें, अगर सेम इनपुट दिया है तो सेम आउटपुट भी आना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। मतलब किसी भी लैंग्वेज में वो चलाएं तो सेम ही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है। एवरी स्टेप इन द एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव, दैट इज एवरी स्टेप शुड डू सम वर्क। मतलब ये कि हमेशा कोई ना कोई जो भी स्टेप होता है एल्गोरिदम में, वो सारे स्टेप कुछ ना कुछ काम लायक हों, इफ़ेक्टिव हों, कुछ काम करते हों, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस देते हों, या फिर इंस्ट्रक्शंस जो है उसके सही होने चाहिए, ताकि जो है कुछ आगे का काम उसमें हो सके, हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड एल्गोरिदम बन सके। ठीक है। अब यहाँ पर से टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम शुरू हो जाता है। टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम क्या है? सबसे पहला है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि एक अचानक से जब हम प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो प्रॉब्लम तुरंत समझ में आता है और उस प्रॉब्लम के अनुसार हम एक्ट कर जाते हैं। तो दैट इज़ ब्रूट फोर्स। मतलब ये किसको कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पर ही आधारित हो। तो ऐसे एल्गोरिदम को हम लोग ब्रूट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, इट इज़ द सिंपलेस्ट अप्रोच टू अ प्रॉब्लम। कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसका अगर कोई सिंपलेस्ट अप्रोच है तो वो जो है ब्रूट फोर्स के अंदर आता है। अ ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम इज द फर्स्ट अप्रोच दैट कम्स टू फाइंडिंग व्हेन वी सी अ प्रॉब्लम। मतलब पहली दफ़ा में जो हमें समझ में आ गया कि अच्छा इसका आंसर यही होना चाहिए, तो ये ब्रूट फोर्स उसी के लिए कहलाता है। नेक्स्ट, कई सारे इसमें जो है टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम हैं। दूसरा है रिकर्सिव एल्गोरिदम। रिकर्सिव एल्गोरिदम, ध्यान रखिएगा कि रिकर्सिव एल्गोरिदम हमेशा बेस्ड होता है किसी न किसी प्रॉब्लम पे। मतलब अ प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू सेवरल पार्ट्स। एक प्रॉब्लम है, उसको छोटा छोटा रूप में बांट दिया गया है, तो उसको जो है हम लोग अलग अलग फंक्शन में अगर बांट देते हैं तो उसको हम लोग जो है रिकर्सिव एल्गोरिदम कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, अ रिकर्सिव एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन रिकर्शन। रिकर्शन एक बड़ा चीज़ है। रिकर्शन में क्या होता है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में बांट देते हैं और हर एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से फंक्शनैलिटी के साथ देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन दिस केस अ प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू सेवरल सब पार्ट्स एंड कॉल्ड द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन। मतलब हर एक पार्ट को फिर से जब चाहें तब उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखिएगा, तीसरा है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम किसको बोलते हैं? द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम बिल्ड्स द सॉल्यूशन बाय सर्चिंग अमंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। यहाँ पे ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस कह रहा है, सर्चिंग अमंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। होता क्या है कि सपोज कीजिए कि एक प्रॉब्लम है ऐसा, A, B, C, D। हमें C तक पहुंचना है तो इसके रास्ते कई सारे हो सकते हैं। ठीक है। तो अब पहला ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है। अगर हमें D तक पहुंचना है तो कई रास्ते हो सकते हैं। पहले A से B जाएगा, B से C जाएगा, फिर C से D जाएगा, या फिर हम लोग बैक ट्रैक कर सकते हैं। मतलब अगर A से C और D ज़्यादा बड़ा है, हो सकता है कि A से B में 2 मीटर लगता है, B और C में 5 मीटर लगता है, और C से D पहुंचने में 4 मीटर लगता है। लेकिन अगर हम उल्टा चलें तो B से A 2 मीटर और A से D 3 मीटर। मतलब यहाँ पे ये 2 प्लस यहाँ पर पहुँचने में, B से D तक पहुँचने में मुझे 2 + 3 5 मीटर ही लगा है। जबकि हम पूरा अगर घूम के जाते हैं, A से B जाते हैं, B से C जाते हैं, C से D जाते हैं, तो 2 5 4 मतलब 5 4 9 और 2 + 5 + 4 = 11। तो हमारा 11 मीटर लग रहा है। तो ये आपका लंबा पड़ जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे से चलते हैं, बैक ट्रैक कर लेते हैं।
नहीं तो फिर कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। हो सकता है कि एक यहाँ से भी इस तरीके से जोड़ दिया जाए जिसका कि रास्ता कठिन है और वो 12 मीटर का है, तो ये वाला वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट एल्गोरिदम नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें को हम लोग बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम कहते हैं। The backtracking algorithm builds the solution by searching among all possible solution। जितने भी possible solution सबको सर्च किया, लेकिन जाएगा किस से? जो सबसे छोटा रास्ता है, shortest path algorithm को follow करेगा, है ना। Using this algorithm we keep on building the solution following criteria। मतलब कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, उसके विशेष उसके तहत हम लोग पर्टिकुलर काम को करते हैं। तो ये बैक ट्रैकिंग होता है। जैसे मैंने अभी बताया, बी से ए चले गए, फिर ए से डी चले गए, तो यहाँ पे हमें कम समय लगा, कम मीटर्स हैं तो कम समय लगेगा। Whenever a solution fails, अच्छा ये भी देखिए, whenever a solution fails we trace back to the फेलियर पॉइंट। अब देखिए, हम लोग अगर लंबे रास्ते वाले पे जा रहे थे तो यहाँ पे पहुँच जरूर जाते, लेकिन वो लंबा रास्ता होता तो उसको पहले ही वो छोड़ देगा, वो फेल कर देगा उसको, और उसके बाद वो बैक ट्रैक करेगा, पीछे के रास्ते से जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, बिल्ड इन द नेक्स्ट सॉल्यूशन एंड कंटिन्यू द प्रोसेस टिल वी फाइंड द सॉल्यूशन। जब तक वो सॉल्यूशन पे अब नहीं पहुँचेंगे तब तक वो चलता ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सर्चिंग एल्गोरिदम। सर्चिंग एल्गोरिदम बड़ा आसान सा है। मान लिया कि कहा गया आपको 2, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके की चीज़ें आपके पास है। तो अगर मान लिया इसमें से पूछा जाएगा कि भैया आप 7 को डिनोट करो, 7 कहाँ पर आएगा, तो अगर 7 को खोजना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पे जाएंगे, चेक करेंगे कि 7 से ये मैच करता है या नहीं करता है। नहीं मैच करता है, फिर अगला पे जाएंगे, फिर 5 है, 5 7 से मैच कराएंगे, नहीं मैच किया, फिर अगले पे जाएंगे, 7 को 7 से मैच कर गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है सर्चिंग एल्गोरिदम लगाते हैं ताकि हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सर्च कर पाएँ। तो ये सर्चिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। यहाँ पे देखिए, सर्चिंग एल्गोरिदम are the ones that are used for searching elements in a group of elements। एक group of elements है, उसमें से कोई एक element को मुझे सर्च करना है। From a particular data structure, they can be different types based on their approach or the data structure in which the element should be found। मतलब ये देखना है कि वो data structure में कहाँ पर हम उसको find out कर सकते हैं, और अगर find out कर सकते हैं तो क्या उससे भी इजी कोई रास्ता है। तो इसको जो है हम लोग सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे 7 मिल गया, हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, मतलब प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है 9 तक जाने की, हमें ज़रूरत नहीं है 11 को सर्च करने की, हमें ज़रूरत नहीं है 13 को सर्च करने की। इसलिए जहाँ पर मुझे 7 मिला हम वहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सॉर्टिंग एल्गोरिदम। शॉर्टिंग को समझिएगा। शॉर्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है 5 2 6, है ना, 5 2 6 3 1। अब ये चीज़ें हैं, अब इसको शॉर्टिंग करना है। अब शॉर्टिंग में क्या होता है कि कई तरीके से शॉर्ट किया जाता है। शॉर्ट मतलब असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। मतलब सबसे बड़ा वाला पहले, फिर या फिर सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में। तो इसका मतलब इसी को हम लोग शॉर्टिंग करते हैं। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे असेंडिंग में तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, है ना, 5 6, ये चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर डिसेंडिंग में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 3 2 1। तो ये असेंडिंग के लिए हो गया और ये डिसेंडिंग के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टिंग एल्गोरिदम पे काम करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जब प्रोग्राम आएगा तो प्रोग्राम में कुछ तो बेसिक हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम काम करेंगे। असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, किस तरीके से शॉर्ट करना है,
कोई ना कोई कोई ना कोई तरीका तो होगा जिसको कि फाइंड आउट करें। एक बंच ऑफ नंबर्स है, उसमें एक पर्टिकुलर नंबर को निकालना है। मतलब इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे सॉल्यूशन देंगे उसका। इसलिए ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि कितने तरह के हमारे पास एल्गोरिदम है, किस तरीके से हम लोग उस एल्गोरिदम पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो द एल्गोरिदम विच हेल्प इन परफॉर्मिंग दिस फंक्शन, मतलब यहाँ पर देखिए सॉर्टिंग इज अरेंजिंग अ ग्रुप ऑफ डेटा। क्या कहता है? इट्स अरेंजिंग अ ग्रुप ऑफ डेटा। तो इसको अरेंज करते हैं, ग्रुप ऑफ डेटा है ये, अब इसको अरेंज करना है। किस फंक्शन में, किस मैनर में अरेंज करना है वो बताया जाएगा, है ना। अरेंजिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट हो, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे, है ना। द एल्गोरिदम विच हेल्प इन परफॉर्मिंग दिस फंक्शंस आर कॉल्ड सॉर्टिंग। जो एल्गोरिदम इस फंक्शन को काम करते हैं उसको सॉर्टिंग कहते हैं। जनरली सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आर यूज्ड टू सॉर्ट ग्रुप ऑफ डेटा इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा। ठीक है, तो जनरली जो है हम लोग इसी पे काम करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज हैशिंग एल्गोरिदम। हैशिंग एल्गोरिदम क्या होता है? हैशिंग एल्गोरिदम इज सिमिलर टू सर्चिंग एल्गोरिदम। ये क्या है? इट इज सिमिलर टू सर्चिंग एल्गोरिदम बट दे कंटेन एन इंडेक्स विथ अ की आईडी। अब यहाँ पर की आईडी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो की आईडी में हम लोग देखेंगे कि हैशिंग क्या कर सकता है। तो हैशिंग में क्या होता है? हैशिंग एल्गोरिदम वर्क सिमिलरली टू द सर्चिंग एल्गोरिदम। यहाँ पे देखिए सर्चिंग एल्गोरिदम जैसा ही है, बट दे कंटेन एन इंडेक्स विथ अ की आईडी। मतलब उसमें पहले से बताया रहता है कि भैया आपको इसी तरीके से काम करना है, शॉर्टिंग करना है, सर्चिंग करना है, लेकिन किस तरीके से करना है वो हमें हैशिंग एल्गोरिदम में बताया हुआ होता है। इन हैशिंग अ की इज असाइंड टू अ स्पेसिफिक डेटा। एक की को पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डेटा डिफाइन कर दिया जाता है कि भैया ये की है तुम्हारा, इस तरीके से काम होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइप्स है। आगे चलेंगे तो हमें सारी चीज़ें, एक एक प्रॉब्लम्स मैं इस पे बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम भी होता है। ये क्या होता है कि भैया एक बड़ा प्रॉब्लम मिला, उसको हम छोटे छोटे रूप में बांट दिए, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया डिवीजन। लेकिन उस डिवाइड किए हुए प्रॉब्लम्स में से कौन सा बेस्ट सूटेड है उसको ले लेंगे, दैट इज कॉन्कर, है ना। तो कॉन्कर का मतलब जीत। तो ये जीत कैसे हम लोग करेंगे? एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एल्गोरिदम ब्रेक्स अ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में बांट दिए जाते हैं। सॉल्व्स अ सिंगल सब प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम को, सिंगल सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड मर्जेस द सॉल्यूशंस टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन को पाने के लिए जो छोटा छोटा रूप है उसको किस तरीके से, कितनी की ज़रूरत है। हो सकता है कि देखिए सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और प्रोग्राम है, प्रोग्राम में हमने क्या करना है, हमने अरिथमेटिक प्रॉब्लम बनाया है, अरिथमेटिक का प्रोग्राम है ना। अरिथमेटिक का प्रोग्राम तो है, तो उसमें तो प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा और डिवीजन भी होगा। तो अब यहाँ पर जो डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, सब कुछ होगा। अगर हमें चाहिए केवल मल्टीप्लिकेशन तो हम प्लस क्यों करेंगे, हम माइनस क्यों करेंगे, हम डिवीजन फंक्शनैलिटी में क्यों जाएंगे? हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो है हम उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों में इनको तोड़ देते हैं, जो हमारी ज़रूरत है उसको हम ले लेते हैं। यही होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीडी एल्गोरिदम। ग्रीडी एल्गोरिदम क्या है? दिस टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज द सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज बिल्ट पार्ट बाय पार्ट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है पार्ट बाय पार्ट करते हैं। मतलब कि समझिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसका पहला एक पार्ट सॉल्व,
उस एक पार्ट सॉल्व को कर दिया, फिर दूसरे पार्ट में जाएंगे, उसको सॉल्व, फिर तीसरे पार्ट में जाएंगे, उसको सॉल्व। तो यहाँ पर जो है ग्रीडी एल्गोरिदम होता है कि भैया हम हर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ज़रूरत है उसी को सॉल्व करेंगे, जैसा डिवाइड एंड कॉन्कर में था, ऐसा नहीं है, ये अलग है। The solution for the next part is built based on the immediate benefit। तो अब ये देखिएगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि सॉल्यूशन जो है वो डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, जैसे कि हमने एवरेज निकालना है। ऑब्वियसली जब हम एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, हमें a प्लस b प्लस c निकालना है, राइट। अगर यहाँ पे d इज इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 करेंगे तभी तो एवरेज निकलेगा। इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर डिपेंडेंट हो गया पहले प्लस पे, मतलब हमारा जो ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, उस पर डिपेंडेंट है। जब तक प्लस होगा नहीं तब तक हम लोग एवरेज निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जब एवरेज निकालना है तो वी नीड टू बी डिपेंडेंट अपॉन द एडिशन ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रहा है। The one solution that gives the most benefit will be chosen as the solution of the next part। मतलब जो नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होगा उस पर वो डिपेंड करेगा कि उसके जस्ट पहले कौन सा सॉल्यूशन इसके लिए बेस्ट था निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक अलग सा चीज़ है। इसमें क्या होता है, देखिए, दिस एल्गोरिदम यूजेस द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द ऑलरेडी फाउंड सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है कि मान लो सपोज किया एक प्रॉब्लम है हमारे पास, उसका ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब उस सॉल्यूशन से कोई दूसरा सॉल्यूशन निकल जाए तो उसको हम लोग जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम कहते हैं, जिसमें कि रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। दिस एल्गोरिदम यूजेस द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग ऑलरेडी फाउंड सॉल्यूशंस टू अवॉइड रिपीटेटिव। तो रिपीटेटिव कैलकुलेशन नहीं हो, इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि हमारा आसानी से काम हो पाए। द सेम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इट डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व्स देम। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी स्मॉलर प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बनाए गए हैं, उस प्रॉब्लम्स को, हर एक अलग अलग प्रॉब्लम्स को मिला करके देखा जाता है कि अच्छा ये इस प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम से मिला के देखा जाता है कि अच्छा इसका सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन क्या आया, दोनों को सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो क्या नया सॉल्यूशन जो है वो हमारा आउटपुट है। अगर वो आउटपुट है नहीं है तो फिर हम दूसरा कोई और दूसरा तरीका फाइंड आउट करेंगे कि अच्छा इसका सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन, वो दोनों सॉल्यूशन को मिलाओ। तो भाई ऐसे कर कर के जो है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग चलता है, क्योंकि इसमें जो है कई सारे डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। हर वेरिएबल का अलग अलग अपना वैल्यूज़ होता है, और हर वैल्यू को हम लोग लेते हैं जब, तो जितना भी बार वैल्यूज़ लेंगे वो सारे वैल्यूज़ इंटरडिपेंडेंट होंगे और वो जो है कोई ना कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो हो तो अगर अलग अलग रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत आएगी। इसलिए हमको क्या आउटपुट चाहिए, हमें क्या आउटपुट चाहिए, वो उस आउटपुट तक पहुंचने के लिए हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम होता है, ताकि हम लोग सारे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके किसी एक सॉल्यूशन पर पहुंच पाएं। एक और है रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम। रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम, इन दिस रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम वी यूज रैंडम नंबर्स। यहाँ पे रैंडम कोई भी नंबर ले लेते हैं, है ना, n नंबर्स दिया हुआ है, n नंबर्स को ले लो, कोई भी एक नंबर हमने ले लिया और वो सारे नंबर्स जो है एक कोई ना कोई बेनिफिट देंगे ही देंगे। क्यों देंगे बेनिफिट? क्योंकि कभी अगर कोई रैंडम नंबर लिया जाएगा तो वो सारे नंबर, कोई भी एक दो नंबर लिया जाएगा तो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन देगा ना। वो उस सॉल्यूशन पे बेस्ड कि अच्छा ये एक नंबर लिए हैं तो ऐसा हुआ है, तो दूसरा कोई और नंबर लेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। तो ये एक बड़ी बढ़िया चीज़ है कि हमें एक एग्जाम्पल टाइप का चीज़ मिल जाता है जिस पर बेस्ड एक्चुअल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो द रैंडम नंबर्स हेल्प्स इन डिसाइडिंग द एक्सपेक्टेड आउटकम। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है, वो एक दो नंबर दे के देख लिया, उससे पता चल जाता है कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो आएगा या नहीं आएगा।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द आउटपुट वी रिक्वायर। तो आउटपुट के बारे में अगर हमें पता है तो रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम करके भी हम काम कर सकते हैं। To learn more about the types of algorithm, refer to the article about types of algorithm। तो और अगर जितना भी टाइप्स के बारे में अगर आप भूल गए हैं, बहुत सारे टाइप्स मैंने बताया, 10 टाइप बता दिया हमने। अगर कोई टाइप आपको जानना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया और किसी टाइप के बारे में जानना है तो पहले कि जितने बताए गए टाइप्स हैं उसमें चले जाइए, उसको समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि एल्गोरिदम के कई सारे एडवांटेजेस हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होने का मतलब ये है कि भैया जब हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया तो इस पर बेस जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो मेरा सटीक होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। तो ठीक है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली ईजी टू अंडरस्टैंड होगा नहीं तो हम प्रोग्राम लिखेंगे कैसे। An algorithm is a step-by-step representation of a solution to a given problem। Obviously ये एक step-by-step solution भी है, step-by-step representation है। In an algorithm, problem is broken down into smaller pieces। Yes, हम लोग smaller pieces पे चल जाते हैं, इसलिए जो है it is easier for the programmer to convert into an actual program। तो एक प्रोग्रामर के लिए ये आसान हो जाता है कि हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम कर लें और उस प्रोग्राम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाएँ, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। राइटिंग एन एल्गोरिदम, अब मान लो कि मुझे प्रोग्राम लिखना है तो उसके हर प्रोग्राम लिखने के पहले एल्गोरिदम लिखा जाए, होना यही चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम एल्गोरिदम में एक्सेल हो जाते हैं, एल्गोरिदम लिखने की जब हमारी आदत बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छे से हम लोग उसको पढ़ पाते हैं, अच्छे से लिख ले रहे हैं एल्गोरिदम, तो हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम लिखते हैं। वी डोंट रिक्वायर टू राइट एन एल्गोरिदम ईच एंड एवरी टाइम, है ना। हम लोग एल्गोरिदम शुरुआत में जब हम लोग एल्गोरिदम पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं और उससे हमें रास्ता मिलता जाता है कि एक सोच बढ़ जाती है कि किस तरीके से आगे का काम होगा, ठीक है। तो राइटिंग एन एल्गोरिदम टेक्स लॉन्ग टाइम। अब मान लीजिए कि हम लोग को प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए पहले हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं, तो एल्गोरिदम लिखने में भी तो समय जाएगा। प्रोग्राम लिखने में अलग समय जाएगा, एल्गोरिदम लिखने में भी समय जाएगा, तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टाइम लेगा। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू एल्गोरिदम्स कैन बी वेरी डिफिकल्ट। तो और कई बार क्या होता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स लॉजिक आ जाता है, तो जो लॉजिक है वो तो सेम ही होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, लेकिन कई बार ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक जो होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम लोग उस पर काम ही नहीं कर पाते हैं, हम लोग उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है। ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स आर डिफ़िकल्ट टू शो इन एल्गोरिदम। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रांचिंग जो स्टेटमेंट्स होते हैं एल्गोरिदम के वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं समझने के लिए। तो समझने के लिए अगर डिफ़िकल्ट हैं तो वो प्रोग्राम में भी हमें दिक्कत करेंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज में इन्होंने लिखा है, बट आई डोंट थिंक दैट इट इज़ एन डिसएडवांटेज। क्यों नहीं है डिसएडवांटेज? क्योंकि भैया प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें एल्गोरिदम लिखना है ना। जो लॉजिक है, प्रॉब्लम के पीछे जो लॉजिक है वो समझने के लिए हमें लिखना है कि क्या लॉजिक हम क्रिएट कर सके। तो उसके लिए भाई एल्गोरिदम ज़रूरी होता है। जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है उसमें मैं ये कहूँगा कि एल्गोरिदम लिखना चाहिए हमें। हाउ टू डिज़ाइन एल्गोरिदम। अब यहाँ पर सिर्फ होता है कि भैया हम एल्गोरिदम को डिजाइन कैसे करें, एल्गोरिदम बनाए कैसे। हमारा मेन मुद्दा तो यही है। इतना सब पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम है क्या, एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, उसके फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, ये सब पढ़ लिया हमने। लेकिन भैया एल्गोरिदम लिखेंगे कैसे, डिज़ाइन कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने बताया है टू राइट एन एल्गोरिदम द फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड। यहाँ पर सबसे पहला क्या है, द प्रॉब्लम दैट इज़ टू बी सॉल्व्ड बाय द एल्गोरिदम शुड बी क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है वो एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, हमें पता है कि अच्छा दीज आर द गिवन थिंग्स, जो गिवन थिंग्स है उस पर हमें उसके बेसिस पर हमें आगे बढ़ना कैसे है। तो ये अगर दिमाग में क्लियर हो गया कि दिया क्या गया है और हमें फाइंड क्या करना है, ये अगर हमारे पास क्लियर है तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स बन जाता है। तो वही चीज़ है
कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, प्रॉब्लम्स में क्या कहता है और उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना, ये क्लियर होना चाहिए। द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट बी कंसिडर्ड। जहाँ पर भी अवरोध है, कंस्ट्रेंट है, उस प्रॉब्लम को समझिए कहाँ पर दिक्कत आ सकती है, उस दिक्कत को समझिए तो ही जाकर के आपका एल्गोरिदम डिज़ाइन करने का सपना पूरा हो पाएगा। तो एल्गोरिदम बनाना है तो प्रॉब्लम को सही तरीके से समझना है ना, उसके दिक्कतों को भी समझना है। द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जो इनपुट है वो उसी तरीके से हम लोग इनपुट भी लेंगे कि हमने क्या इनपुट देना है और क्या आउटपुट चाहिए। जिस तरीके से हम लोग इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट भी आएगा। तो हम लोगों को जो आउटपुट लेना है, हम समझना है, रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है। तो जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड हम चाहेंगे कि रिजल्ट ओरिएंटेड बने, तो जैसा रिजल्ट होगा उसके अनुसार हम क्या देंगे, उसके अनुसार हम अपना इनपुट देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है द आउटपुट इज टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। जो आउटपुट है वो एकदम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के साथ होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आउटपुट हमें चाहिए तो उसमें किस तरह का आउटपुट हमें चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि भैया हमें 2 + 2 4 लाना है। ये 4 हमें पता है, वो 5 आ रहा है तो गलत आ रहा है ना। तो ये 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि वी आर मिस्टेकन समवेयर। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि हमारा आउटपुट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब उस आउटपुट को लाने के लिए हमें क्या करना है, वो सोचना है। द आउटपुट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो आउटपुट उसी तरीके से एक्सपेक्ट किया जाएगा जिस तरीके से प्रॉब्लम हम लोग एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स। तो जो दिक्कतें हमें सामने दिखती है एल्गोरिदम में, वहीं पर सारी खिचड़ी पकती है। मतलब जहाँ पर हमें लग रहा है कि दिक्कत है, वहीं पर प्रॉब्लम है और वहीं पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, जैसे मैथमेटिक्स में लगता है कहाँ हम फंस रहे हैं, अगर वो फंसने में निकल गए तो हमारा आंसर आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है। द एल्गोरिदम इज रिटन विद द हेल्प ऑफ अबव पैरामीटर्स। तो ये जितने 5 पैरामीटर बताए गए हैं, 5 पैरामीटर के हेल्प से हम एल्गोरिदम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी है। एग्जाम्पल, कंसिडर द एग्जाम्पल टू ऐड 3 नंबर। सपोज करो कि 3 नंबर है और उसको हमें ऐड करना है। नाउ 3 नंबर क्या क्या हो सकता है, ए, बी और सी। ये 3 नंबर हैं। अब इन तीनों नंबर को हमें ऐड करना है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 2 हो सकता है, बी का वैल्यू 3 हो सकता है, सी का वैल्यू हमें 4 हो सकता है। तो तीनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर किस तरीके से वो उसको हम लिखेंगे। स्टेप 1, फुलफिलिंग द प्रीरिक्विजिट्स एज डिस्कस्ड अबव। टू राइट एन एल्गोरिदम इट्स प्रीरिक्विजिट मस्ट बी फुलफिल्ड। तो हमें ये देखना है कि भैया एक ए लेना पड़ेगा, हमें बी लेना पड़ेगा, सी हमें लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें नंबर लेना पड़ेगा, तभी तो हम लोग उसको ऐड कर पाएंगे। तो 3 नंबर हमें चाहिए ना, 3 नंबर को हमें ऐड करना है, तो 3 नंबर तो हमें चाहिए एटलीस्ट। तो वो 3 नंबर हमें चाहिए, वही है प्री रिक्विजिट, है ना। द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व्ड बाय दिस एल्गोरिथम, ऐड 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। ये हमारा प्रॉब्लम है कि भैया 3 नंबर लो, 3 नंबर को ऐड करो और जो उसका आंसर आता है उसको प्रिंट करो। द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो कंस्ट्रेंट है उस प्रॉब्लम का वो क्या है, द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, द नंबर मस्ट कंटेन ओनली डिजिट्स। अब यहाँ पर ये देखिए, जो नंबर्स हैं वो कोई ना कोई डिजिट्स होंगे, मतलब कोई डेसिमल नंबर होगा। अब वो डेसिमल नंबर होगा तभी हम उसको जोड़ पाए। अब मान लो कि हम बाइनरी नंबर देंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा ना। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि भैया जो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास है वो ये है कि हम जो भी लेंगे वो डिजिट लेंगे एंड नो अदर कैरेक्टर्स। तो हम अलग अदर कोई कैरेक्टर नहीं लेंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कोई ना कोई एक नंबर जो है 3 नंबर लिया जाना है जो कि डेसिमल नंबर होगा। ठीक है। द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व, कैसा इनपुट लेंगे, द 3 नंबर्स टू बी एडेड। तो 3 ऐसा नंबर जो कि ऐड हो सकता है ना। अब 3 नंबर ऐसा लेना है जो कि ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नंबर हम लेंगे जो कि ऐड किया जा सके, है ना। द आउटपुट टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो आउटपुट क्या हो सकता है, सम ऑफ द 3 नंबर्स टेकन एज द इनपुट
दैट इज सिंगल इंटीजर वैल्यू। तो सिंगल इंटीजर वैल्यू के रूप में हम नंबर को डालेंगे और उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये सब कहानियाँ हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो जब आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ एडिंग द 3 नंबर्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। इसका मतलब है कि 3 नंबर को जोड़ेंगे तो ये प्लस ऑपरेटर बीच में काम करेगा, है ना। या फिर बिटवाइज ऑपरेटर भी ले सकते हैं, या फिर कोई और मेथड हो तो उसको भी लिया जा सकता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर हम तब लेते हैं जब हमारा सॉल्यूशन जो है अलग टाइप का आएगा तब, लेकिन जनरली यहाँ पर हमें किसी न किसी इंटीजर के रूप में उसको लेना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे स्टेप 2 है डिजाइनिंग द एल्गोरिदम। नाउ लेट्स डिजाइन द एल्गोरिदम विद द हेल्प ऑफ अबव प्रीरिक्विजिट। नाउ लेट अस टेक सम एक्सरसाइज टू डेवलप एन एल्गोरिदम फॉर सम सिंपल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स लिए गए हैं, उसको देखना है डिज़ाइन करने के लिए। फॉर एडिशन, अब एडिशन के लिए हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। हम सब्सट्रैक्शन के लिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा साइन, स्टार साइन। डिवीजन के लिए इस तरीके का साइन, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं फॉर असाइनिंग। और ये वाला क्या होता है कि भैया असाइन करने के लिए होता है। जैसे मान लिया x में हमें 2 को रखना है, तो उसको शो कैसे करेंगे, इस तरीके से 2 को ऐसे शो करेंगे। x = 2 को हम इस तरीके से शो करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है असाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल a is tending to x into 3 means a will have value x multiplied by 3। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे, राइट। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हमें पता रहना चाहिए कि भैया रेडियस क्या है सर्कल का, और फिर ये भी पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल निकालते कैसे हैं, तो उसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो यही कह रहा है कि जो सोल्यूशन है वो तभी होगा जब हम लोग प्रॉब्लम को सही से एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एल्गोरिदम है रीड इनपुट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि कुछ ना कुछ इनपुट डालेंगे जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल के लिए होगा। मतलब समझिए कि रेडियस ऑफ द सर्कल के लिए r = 5 डाल दिया, ठीक है। एरिया क्या है, एरिया = हो जाता है πr²। तो यहाँ पर जब तक हमें r नहीं पता होगा तब तक हम पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यही चीज़ कहना चाह रहा है स्टेप 2। तो एरिया डिपेंडेंट हो गया किस पर, r पे डिपेंडेंट हो गया है। तो यहाँ पे r को जब πr² निकालना है तो पहले हमें r पता होना चाहिए, ठीक है। अब जब पता है तो क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, किसको, a को प्रिंट कर देंगे हम लोग। तो प्रिंट एरिया प्रॉब्लम 2। तो यहाँ पे जो है आपका निकल जाएगा एरिया। तो ये ऐसा ही, मतलब यही है आपका, ये जो है ये आपका एक एल्गोरिदम हो गया। स्टेप 1 कि रीड कराएंगे, रीड क्या कराएंगे, रेडियस को रीड कराएंगे, मतलब इनपुट लिखेंगे, इनपुट r। फिर दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, r = 5। तीसरा स्टेप ये a = 3.14 × 5 × 5। अब यहाँ पे जो है डालना पड़ेगा कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14। तो यही आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हम लोग प्रिंट एरिया कर देंगे और उसके बाद फिफ्थ स्टेप में एंड कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका एल्गोरिदम हो गया, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे, इस पर चलेंगे, सारा चीज़ें करेंगे हम लोग। राइट एन एल्गोरिदम टू रीड नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। एक ऐसा एल्गोरिदम लिखना है जो कि दो नंबर को रीड करे और उसके बाद उसका सम को निकाले। तो यहाँ पर इनपुट द एल्गोरिदम, सबसे पहले क्या करेंगे, num1 और num2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका जो एल्गोरिदम लिखाएगा वो कैसे लिखाएगा, स्टेप 1 है ना। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में हम लोग या इसको स्टेप 1 दे करके हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधे यही लिखेंगे स्टेप 1 और उसके बाद इनपुट num1
कॉमा num2, 2 नंबर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों नंबर को हम लोगों को क्या करना है, हमें सम करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे num1 num2 और यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे जिसमें कि इन दोनों को जोड़ के स्टोर करना है हमें, है ना। तो यहाँ पर एक और ले लेंगे सम, फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, क्योंकि ये num1 num2 तो लिए, इसको रखेंगे कहाँ, तो उसके लिए हमने सम ले लिया। अब सम में क्या होगा, num1 और num2 को जोड़ देंगे और दोनों चला जाएगा। फिर क्या करना है, प्रिंट सम, है ना। चौथा में अच्छा स्टेप 1 हमेशा ये भी याद रखना है कि एक और स्टेप जैसे स्टेप 0 भी होता है जिसमें कि हम लोग स्टार्ट लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया स्टेप, ये स्टेप 3 हो गया, है ना। स्टेप 4 में एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके से एल्गोरिदम हम लोग लिखते हैं। इनपुट कराना है अगर 2 नंबर को इनपुट कराना है, एल्गोरिदम लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। स्टार्ट होगा, इनपुट कराएंगे 2 नंबर, फिर दोनों को ऐड करेंगे और फिर सम को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सम, उसके बाद एंड। तो ये 4 लाइन का है, 4 स्टेप है और आपका एल्गोरिदम लिखा गया, ठीक है। तो ये देखिएगा, स्टेप 1 में स्टार्ट, इनपुट द फर्स्ट नंबर, रीड इनपुट द सेकंड नंबर, और उसके बाद सम num1 प्लस 2, ये कैलकुलेशन हो रहा है, फिर प्रिंट सम एंड। तो ये इसने 6 स्टेप में बनाया है, हमने 5 स्टेप में ही बना दिया, ठीक है। तो ये आपका एकदम उसी तरीके से चला है। कन्वर्ट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अगर ये प्रॉब्लम मिला तो क्या होगा। तो ये पता होना चाहिए कि भैया टेम्परेचर जो हमें है वो फ़ारेनहाइट में है, उसको हमको सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें ये पता रहना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जब फॉर्मूला पता रहेगा तभी हम लोग इसको प्रोसीड कर पाएंगे। जैसे वहाँ पे सर्कल में पता था कि पाई आर स्क्वायर इज़ द एरिया, तो पाई आर स्क्वायर ही नहीं पता है कि भाई फार्मूला क्या है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिसका कि फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इनपुट द एल्गोरिथम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में डालेंगे। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस। करेंगे कैसे इसको, स्टार्ट करेंगे रीड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, पहले तो एफ को रीड करा देंगे फ़ारेनहाइट में। अब यहाँ पर देखिए ये आपका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड 32 फ़ारेनहाइट, F 32 मतलब F माइनस 32 यही होता है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, ये गलत है ना, तो वो बीच में छूट गया है, तो वो चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया। तो ये C इज इक्वल टू 5/9 और F माइनस 32 इस तरीके से होता है, ठीक है। तो वही चीज़ कराएंगे, फिर प्रिंट टेम्परेचर इन सेल्सियस और फिर एंड करा देंगे, ख़त्म कहानी। ये आपका एल्गोरिदम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है राइट एन एल्गोरिदम फॉर टू फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन 2 नंबर। अब 2 नंबर है, 2 नंबर्स में से बड़ा कौन है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सोचना होगा ना कि 2 नंबर है उसमें बड़ा कौन होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हमने किया, रीड इनपुट A एंड B, मतलब A और B 2 नंबर अलग अलग हो गए। अब 2 नंबर को हमने ले लिया, तो अब यहाँ पे इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन B देन C इज़ इक्वल टू A, मतलब अब देखिए C एक तीसरा नंबर हमने लिया है जो कि ये दर्शाएगा कि A अगर बड़ा है तो वो होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टेप पूरा नहीं हुआ। इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन B, तब अगर A B से बड़ा है तब जो है C में A जाएगा, मतलब C में A जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, इफ़ B इज़ ग्रेटर दैन A, ये भी एक स्टेप होना चाहिए, है ना, जो कि है बाद में। इफ़ B इज़ ग्रेटर दैन A देन C इज इक्वल टू B, तो C क्या हो जाएगा, B के C में B चला जाएगा। तो दोनों में से जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, प्रिंट कराएंगे, एंड कराएंगे, ख़त्म। तो दीज आर द थिंग्स, इस तरीके से जो है हमारा एल्गोरिदम लिखा जाता है। नेक्स्ट, एल्गोरिदम टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एनी 3 नंबर्स। 3 नंबर है आपके पास,
अब उसमें से जो है हमें ये फाइंड आउट करना है कि भैया 3 नंबर में से बड़ा कौन है। तब क्या करेंगे, अब 3 नंबर्स में से बड़ा करना है तो वो इस तरीके से करेंगे कि स्टार्ट करेंगे, रीड कराएंगे। अब 3 नंबर को रीड कराना है तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर चेक करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b अब जैसे ही लिखेंगे तो ये ही गलत हो जाता है, तो ये वाला चीज़ काम ही नहीं करेगा। तो स्टेप 4 में जाएगा। स्टेप 4 कहता है इफ b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो b जो है 4 था हमारा, है ना, तो 4 जो है क्या वो a से बड़ा है, तो यस ये तो बड़ा है, ये ट्रू हो गया तुम्हारा। एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो C तो 5 था हमारा, तो C तो ये वाला चीज़ तो गलत है, तो ये भी पूरा गलत हो गया। अब स्टेप 5 में चला जाएगा। इफ C इज ग्रेटर देन A, तो C का वैल्यू था 5, तो 5 क्या A से बड़ा है, ऑब्वियसली A का वैल्यू था 2, तो 5 जो है 2 से बड़ा है, तो ये ट्रू हो गया। नाउ क्या C इज इक्वल टू C इज ग्रेटर देन B, तो C का वैल्यू था 5 और B का वैल्यू था 4, तो ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू है, तो मैक्स क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो C में जो है आपका, चूंकि ये 5 था तो 5 प्रिंट हो जाएगा। एंड इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम बहुत बेसिक चीज़ है, इसको जो है प्रोग्रामिंग के लिए ये सही चीज़ है। एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट इवन नंबर्स बिटवीन 0 to 99। अब 0 to 99 है, 0 से 99 के बीच में आपको पता करना है कि कितने सारे नंबर्स हैं जो इवन नंबर्स आएंगे। कैसे पता करेंगे भाई, अब इसके लिए हम लोग प्रॉब्लम लिख रहे हैं। कैसा प्रॉब्लम, स्टार्ट करेंगे। अब एक हम लोग वेरिएबल लिए i, है ना, i में हम लोग 0 डाल दिए, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हो गया स्टेप 2 में। अब यहाँ पे i इज इक्वल टू i प्लस 2 करेंगे, मतलब यहाँ पे i था, i का वैल्यू 0 प्लस 2 मतलब हो जाएगा कितना, 2। तो यहाँ पर हम लोग इवन नंबर निकालना है, तो ऑब्वियसली 0 प्लस 2 करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा, तो 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। और वो तब तक चलेगा जब तक i लेस देन 98 है। देन गो टू द लाइन 3। जब यहाँ पर i लेस देन इक्वल टू 98 आ जाएगा, मतलब i इज लेस देन इक्वल टू 98 आ जाएगा, मतलब ये चलता रहेगा, तब तक वो चलता रहेगा। i जो है पहले आपका 2 था, फिर i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i का वैल्यू i प्लस 2 था, तो पहले जो है पहले में यहाँ पे 2 आ गया था, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 प्लस यहाँ पे देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे जब, तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से वो काउंट करता चला जाएगा। और जब ये कंडीशन जब आ जाए कि क्या i जो है लेस, मतलब कि अगर मान लिया यहाँ पर आ गया 97, तो 97 इज लेस देन इक्वल टू 98 है, तो ऑब्वियसली ये वाला तो इक्वल तो नहीं है बट छोटा है, ये कंडीशन ट्रू है, तब तक ये काम करेगा। जैसे ही हो जाएगा 97 से 98 जैसे ही होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो लूप से बाहर आ जाएगा और लाइन नंबर 3 में चला जाएगा। लाइन नंबर 3 क्या था हमारा, यहाँ पे i इज इक्वल टू i प्लस 2 में, ठीक है। तो जब तक वो 98 है, जैसे ही आप 98 प्लस 2 होगा 100 हो जाएगा, 100 जैसे ही होगा वो बाहर चला आएगा लूप से। इसको 1-2 बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, बड़ा ही आसान है। इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे आपको सामने समझा भी दिया है, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एल्गोरिदम के कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे फाइनाइटनेस मैंने बताया कि कोई ऐसा ना हो, जैसे अभी का कंडीशन आया था 98 बार प्रोग्राम चला,
है ना, लेकिन फाइनाइट तो था, कम से कम फाइनाइट था। फाइनाइट कहने का मतलब ये कि गिनती में थी, ऐसा नहीं था कि वो अनएंडिंग लूप में चला गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एन एल्गोरिदम मस्ट बी टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स आफ्टर एवरी स्टेप वन रीच क्लोजर टू सॉल्यूशन of the problem, and after a finite number of steps algorithm should reach an end point। तो end point आ जाना चाहिए किसी न किसी तरीके से, ठीक है। डेफिनेटनेस है, डेफिनेटनेस का मतलब है each step of an algorithm must be precisely defined, वो एकदम बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए कि क्या आपको चाहिए। अगर आपके समक्ष कुछ ऐसा हो जो कि आपको पता रहे कि चाहिए, तो उसका आंसर हम खोज सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए। आपको ये पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे भाई। ये तो रियल लाइफ में भी वैसा ही है, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए और आप पढ़े जा रहे हो, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि प्रॉब्लम आपको समझिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी आपके सामने नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, परफॉर्म्ड एट ईच स्टेप एल्गोरिदम ऑल्सो द एक्शंस आर डिफाइंड अनएम्बिगुअसली फॉर ईच एक्टिविटी ऑफ द एल्गोरिदम। तो मतलब अनएम्बिगुअस है, एरर फ्री होना चाहिए, कहीं दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, वो उसी को हम लोग डेफिनेटनेस कहते हैं। ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम मस्ट बी प्रिसाइजली डिफाइंड, हर स्टेप का एक अपना अपना मतलब होना चाहिए, अपना अपना तरीका होना चाहिए टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए, इनपुट है, एक इनपुट भी होना चाहिए, सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि आपका एल्गोरिदम हमने ख़त्म कर दिया है, किस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हमने बता दिया है, इसके बाद और नए नए प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे ख़त्म पूरा नहीं होगा। इसके बाद जब हम फ्लो चार्ट चलेंगे तो साइड बाय साइड एल्गोरिदम भी लेके चलेंगे, हम जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो साइड बाय साइड एल्गोरिदम भी लेके चलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एल्गोरिदम का कितना महत्व है। तो ये चीज़ अभी चलेगी, है ना। मैंने 4, 5, 10, 7 एग्जाम्पल दे दिया है, इसके बेसिस पर अपने एग्जाम्पल्स को ज़रूर बनाइए। मैंने आपको किताबों के बारे में बता दिया है कि लेट अस सी और ई बालागुरुस्वामी, ये 2 अलग अलग किताबें हैं, दोनों को आप रिफ़र करेंगे और दोनों के प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। ई बालागुरुस्वामी अच्छे प्रॉब्लम्स उसमें देता है। लेट अस सी जो यशवंत कानिटकर के द्वारा लिखी गई है, उसमें क्या है कि वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा देता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दोनों में ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एनी ऑपरेशन विच परफॉर्म्स नीड सम बिगिनिंग वैल्यू क्वांटिटीज एंड एसोसिएटेड विथ डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑपरेशन, वैल्यू क्वांटिटीज आर गिवन टू द एल्गोरिदम बिफोर इट बिगिंस। तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है कि जैसा भी सॉल्यूशन हमको चाहिए, जैसा आउटपुट चाहिए, उसके हिसाब से हम इनपुट देते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़। ऑब्वियसली आउटपुट होना चाहिए, कोई ना कोई एक आउटपुट तो कम से कम आएगा जब भी हम कोई इनपुट देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट फॉर्म एल्गोरिदम द रिजल्ट मे बी ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एल्गोरिदम। तो यहाँ पे जो एल्गोरिदम के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट दिखना भी चाहिए, ठीक है। इफ सम रिजल्ट इज from the immediate stage of the operation, then it is known as immediate result। कोई रिजल्ट जो है पिछला रिजल्ट पे आधारित है, पिछले स्टेप पे आधारित है, तो उसको इमीडिएट रिजल्ट भी बोलते हैं। रिजल्ट ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द एल्गोरिदम, कोई चीज़ होके कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट एंड ऑफ द एल्गोरिदम में आता है, कई बार ऐसा होता है कि एल्गोरिदम के बीच में ही हमें रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एल्गोरिदम जब हम लिखते हैं तो वो कई सारे लाइंस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हो सकता है एग्जीक्यूशन के बीच में ही हमें रिजल्ट मिल जाए। तो क्या होता है, उस समय वो लूप से बाहर आ जाता है ना। द आउटपुट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू क्वांटिटीज ऑलवेज हैव स्पेसिफिक रिलेशन टू द इनपुट्स। तो इनपुट्स के साथ हमेशा वो रिलेटिव रहे, रिलेशन रखे। तो ये चीज़ यहाँ पे शो की गई है, ठीक है। इफेक्टिवनेस है, ऑब्वियसली जब हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं तो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब यही है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, आपका जो एल्गोरिदम है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड बी फिनिश इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि अनएंडिंग पोजीशन पे चला जाए, वो रुके, कहीं ना कहीं जा कर के उसको बंद होना होगा एल्गोरिदम को या प्रोग्राम को, तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एल्गोरिदम। अब इसके बाद एल्गोरिदम में कुछ खास नहीं है। इस एल्गोरिदम को जितने दिए गए प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स को देखिए, समझिए और उस पर नए प्रॉब्लम्स बनाइए। प्रॉब्लम होती है तो यू कैन ऑलवेज मैसेज अस एंड यू कैन नो अबाउट द डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमारे सामने अगर वो प्रॉब्लम्स आएगी मैं फिर से यहाँ पर आकर के बोर्ड पर आपको बताऊँगा। तो थैंक यू, थैंक्स अलॉट एंड हैव अ गुड डे। We'll meet in the next class. Thank you. Bye-bye.